हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। जो यूएनसीडीएफ है, ये पब्लिक एंड प्राइवेट जो भी वर्क होते हैं उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, जो कि 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। यह इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1966 में। जो इसका मैंडेट है वो है जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर उनको डेवलपमेंट में असिस्ट करना, वहाँ की इकोनॉमीज़ को जो सोर्सेज हैं एग्जिस्टिंग, जो उनके वहाँ के सोर्सेज हैं उनको कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, या तो ग्रांट से या लोन से। और जो लोन होंगे उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होगा। जो 1973 में इसकी जो मैंडेट थी उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया। वहाँ पे किया गया कि इनको तो जो सर्व किया जाएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो होगा ही होगा, बट एक्सक्लूसिवली लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन, SMPPQ। ये एक सब स्कीम है जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम कृषि उन्नति योजना भी बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर है। जो SMPPQ है, इसका काम है रेगुलेटरी मॉनिटरिंग, सर्विलेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ताकि जो क्वालिटी का लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सके और जो यील्ड है एग्रीकल्चर क्रॉप्स के उसको मिनिमाइज होने से या उसका लॉस होने से उसको बचाया जा सके, जो इंसेक्ट डिजीज़ या वीड्स के द्वारा किया जाता है। इसके जो और कंपोनेंट हैं वो हैं कि जो पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच है इंडिया में उसको स्ट्रेंथन करना और उसको मॉडर्नाइज करना, जैसे कि लोकस्ट कंट्रोल हो गया। पीछे कुछ टाइम पहले लोकस्ट का अटैक हुआ था और इसमें रिसर्च भी करना। और इसका दूसरा कंपोनेंट है वो है स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग ऑफ प्लांट क्वारंटीन फैसिलिटीज़। हम प्लांट क्वारंटीन फैसिलिटीज़ देखते हैं जहाँ पर प्लांट्स को एक सेपरेट जगह पे रखा जाता है ताकि उनको पेस्ट और डिजीज़ वगैरह से बचाया जा सके। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट में का हेल्प करेगा उसको बनाया जाए। ये इसका थर्ड कंपोनेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, और जो इसका काम है वो है रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो कनेक्टिविटी है डिफ़िकल्ट एंड इनएक्सेसिबल रीजन्स, जो कि बॉर्डर एरियाज़ हैं कंट्री के, वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। और जो इसके ऑपरेशंस हैं वो हैं 21 स्टेट्स में, और 1 UT वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, वहाँ पर भी ये अपने ऑपरेशंस मेंटेन करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स। अभी RBI ने कुछ गाइडलाइंस को ड्राफ्ट करके उनको अनवील किया है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स के रिगार्डिंग। जो ये CDS है, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स, ये एक तरह का इंश्योरेंस है कि जो बॉन्ड का इन्वेस्टर होता है वो बाय करता है, जो भी उसका रिस्क होता है डिफ़ॉल्ट करने का, तो वो इन्वेस्टर्स बाय करता है बॉन्ड को। और जो बॉन्ड डिफ़ॉल्ट के जो अंडरलाइंग बॉन्ड डिफ़ॉल्ट्स होते हैं वहाँ पर जो इशूअर होता है वो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट को पे करता है, और वो इसके लिए जो इसका रिस्क होता है उसके लिए एक प्रीमियम भी चार्ज करता है। जो CDS है वो इशू किया जाता है या तो इंश्योरेंस कंपनी से या किसी रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटी जैसे कि बैंक के द्वारा भी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और कोई भी जिसको भी किसी तरह का कोई रिस्क है वो इसको बाय करता है, और जो ये इंश्योरेंस कंपनी होती है, बैंक होता है, वो उनसे चार्ज करता है एक प्रीमियम उनके रिस्क के रिगार्डिंग। अगर वहाँ पर लॉस होता है तो ये कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी या बैंक वहाँ पर पे करता है उनको। तो RBI ने 2011 में CDS को डेफर कर दिया था, क्योंकि जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसका रीज़न एक ये भी बताया गया था कि जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप था वो भी एक रीज़न था इस फाइनेंशियल क्राइसिस का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटिंक्शन रेबेलियन। जो ये एक्सटिंक्शन रेबेलियन है इसको लॉन्च किया गया था UK में 2018 में। इसके जो
यूएन की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई थी, उसके रिस्पॉन्स में इसको लॉन्च किया गया था। जो आईपीसीसी की रिपोर्ट थी उसमें दो मेन जो इसके रीज़न थे जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट है इसको लॉन्च किया गया था, वो रीज़न थे कि 12 साल हैं हमारे पास जो कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज को हम रोक सकते हैं, और हम एंटर कर चुके हैं 6th मास एक्सटिंक्शन इवेंट में। तो जो ये एक्सटिंक्शन रेबेलियन एक ग्लोबल मूवमेंट है जो गवर्नमेंट्स को परसुएड करता है कि वो जस्टली एक्ट करे क्लाइमेट एंड जो इकोलॉजिकल इमरजेंसी है उसके रिगार्डिंग। ये एक डिसेंट्रलाइज एंड पॉलिटिकली नॉन पार्टीजन मूवमेंट है जो यूज करती है नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन और सिविल डिसोबीडियंस को ये फॉलो करते हैं। जो ये ग्रुप है ये बोलता है कि रेबेल करो और खुद को सेल्फ ऑर्गेनाइज करो, कि तुम्हें किसी की भी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कलेक्टिव एक्शन प्लान्स बनाओ और जो तुम्हारा ग्रुप है उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं और वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर अपने डटे रहो। और जो ये ग्रुप है इसके जो 3 कोर डिमांड्स हैं, वो इसकी जो कोर डिमांड्स वो कौन कौन सी हैं, कि ये चाहती है जो गवर्नमेंट है वो एक तो टेल द ट्रूथ बोले और एक्ट नाउ अभी काम करे, और गो बियॉन्ड पॉलिटिक्स को क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल जो इमरजेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व ना करते हुए यहाँ पर एक्ट करे जल्दी से जल्दी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लू इकोनॉमी। जो ये कंसेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था गुंटर पॉली द्वारा 2010 में उनकी बुक का नाम था द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 innovations 100 million jobs। ये इसमें ब्लू इकोनॉमी में क्या है, ये एक सस्टेनेबल यूज है जितने भी ओशियन रिसोर्सेज हैं उनका, किस लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और जो लाइवलीहुड्स एंड जॉब हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, और जो ओशियन इकोसिस्टम की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ये एडवोकेट करता है जो जितनी भी ओशियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं ताकि हायर प्रोडक्टिविटी और कंजर्वेशन जो ओशियन की हेल्थ है उसको बेहतर बनाया जा सके, उसको बेहतर किया जा सके। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें एक तो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो मैरीन एनर्जी है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, और वो सस्टेनेबल होने के बाद एक बहुत ही अच्छा वाइटल रोल प्ले कर सकती है हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जो फिशरीज़ है, अगर हम फिशरीज़ का सस्टेनेबली यूज़ करते हैं तो उससे हमें मोर रेवेन्यू जनरेट होगा और फ़िश ज़्यादा होंगे, जिससे जो फ़िश का स्टॉक है उसको रिस्टोर किया जा सकता है ओशियंस में। और जो हमारे ओशियंस हैं वो हमारे लिए बहुत ही मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही, जो हमारा इंटरनेशनल गुड्स हैं वो 80% ट्रेड किए जाते हैं सी के थ्रू। और जो टूरिज़्म है यहाँ ओशियन में और कोस्टल जो टूरिज़्म है वो बहुत सारी जॉब्स और इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाता है। क्लाइमेट चेंज, जो ओशियंस हैं हमारे वो बहुत ही अच्छे कार्बन सिंक हैं जिसको हम ब्लू कार्बन भी बोलते हैं, और ये जितना भी क्लाइमेट चेंज है उसको मिटिगेट करने में हमारी हेल्प करेंगे। और वेस्ट मैनेजमेंट, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट ऑन लैंड, अगर हम लैंड पर जो अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो ये ओशियंस को रिकवर करने में हेल्प करेगा। और जो ब्लू इकोनॉमी ये एम्फेसाइज करती है कि जो डेवलपमेंट है ओशियन इकोनॉमी का उसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए, सोशल इंक्लूजन और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कंबाइंड विद इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स, ताकि इसको जो ब्लू इकोनॉमी को यूज किया जा सके हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और लोगों को उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1974 में पेरिस फ्रांस में। ये फोकस करती है 3 E's पर। वो 3 E's कौन कौन से हैं? फर्स्ट E है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा E है एनर्जी सिक्योरिटी और तीसरा E है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन।
इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बना था मार्च 2017 में, और रिसेंटली ने इसके साथ अभी साइन किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो स्ट्रेंथन करेगा हमारी कोऑपरेशन ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी में, स्टेबिलिटी में और सस्टेनेबिलिटी में। जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है वो रिलीज़ की जाती है IEA के द्वारा, और IEA का क्लीन कोल सेंटर है वो डेडिकेटेड है, इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन और एनालिसिस प्रोवाइड करता है कि कोल को कैसे हम एक क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी बना सकते हैं, और जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके साथ कंपैटिबिलिटी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।